हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके जोन एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको दो बातें बतानी हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड टाइप करके ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास के अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी NGOs इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। NGOs का रोल पूछा गया है। लेट्स सी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन commonly known as non-governmental organization play an important role in environmental protection and sustainable development। NGOs का बहुत ही important रोल है किस चीज़ में? environment को बचाने में और sustainable development में। They work independently of the government and help create awareness among people about environmental issues। वो independently काम करते हैं और awareness create करने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच कि आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, ये इन्वायरमेंट के इश्यूज़ है, आपको पानी बचाना है, पेड़ बचाना है, ये सारी चीज़ों की बात होती है। NGOs act as a bridge between government and society and encourage people participation in protecting nature। NGO एक ब्रिज का काम करता है गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में, जो encourage करता है पब्लिक का पार्टिसिपेशन ताकि नेचर को बचाया जा सके। Creating environmental awareness, one of the major roles of NGOs is spreading awareness about environmental problems such as pollution, deforestation, climate change and loss of biodiversity। सबसे important role जो NGO का है वो ये है कि वो awareness फैला सके ताकि जो environment की problems जैसे pollution हो गया, deforestation हो गया, climate change हो गया, इन चीज़ों को बचा सके, इन चीज़ों से related वो awareness spread कर सके। They organize seminars, workshop, campaign, rallies in educational program to inform people about environmental conservation। वो क्या करते हैं? सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, रैलीज निकालते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना क्यों ज़रूरी है। थ्रू दिस एक्टिविटीज़ दे एनकरेज इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन देयर डेली लाइफ। इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू वो लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। Conservation of natural resources, NGOs actively participate in conservation of forest, wildlife, water resources and biodiversity। NGO actively इन चीज़ों को बचाने में participate करते हैं। किन चीज़ को? फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वो एक्टिवली इन चीज़ों में काम करते हैं। दे अंडरटेक ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। वो क्या क्या करते हैं? ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं और वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी चलाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव भी लेते हैं। देयर एफर्ट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। NGO के एफर्ट्स की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प मिल रही है और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज भी बचा पा रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जैसे ही लोकल कम्युनिटीज भी आकर इसमें इन्वॉल्व होती है और पार्टिसिपेट करती है। NGOs मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल एक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये क्या मोटिवेट करती है कि आप आइए, आप इन एक्टिविटीज़ में हमारा साथ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1000 पेड़ लगाने का एक इनिशिएटिव लिया, वो क्या चाहेंगे NGO वाले कि सब लोगों को आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए, साथ में ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे हेल्प कम्युनिटीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनकरेज देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सराउंडिंग। ये हेल्प करते हैं कम्युनिटीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें हर रिसोर्स को वाइसली यूज़ करना चाहिए, और एनकरेज भी करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। इस चीज़ के लिए वो एनकरेज करते हैं।
एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, NGO often act as a pressure group and advocate for strong environmental laws and policies. They raise environmental concerns before government and international organization. By conducting research and presenting evidence, they help influence environmental decision making and policy formulation. NGO कैसे एक्ट करता है? एक प्रेशर ग्रुप की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है, और एडवोकेट करता है कि अच्छे एनवायरमेंटल लॉज बने और अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं। वो जितने भी कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं, वो गवर्नमेंट के आगे रखते हैं एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी सामने रखते हैं कि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वो रिसर्च करके अपने एविडेंस को रेडी करके वो एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं रिसर्च एंड एविडेंस की वजह से प्रॉपर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है, सही पॉलिसी बनती है। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, मैनी NGOs मॉनिटर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आर फॉलोड। बहुत सारे NGOs मॉनिटर करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, ये देखने के लिए कि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस सही तरीके से फॉलो हो। दे एक्सपोज वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड ब्रिंग इशू टू द पब्लिक अटेंशन। अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है एनवायरमेंटल लॉज से रिलेटेड, तो वो उस चीज़ को लोगों के सामने लाकर रख देते हैं, वो एक्सपोज कर देते हैं। दिस हेल्प इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसी की वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है और वो लोग कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का जो एनवायरमेंटल लॉ है वो ना टूटे, क्योंकि सबके सामने चीज़ें आ जाएंगी। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, सेवरल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैव बीन सपोर्टेड बाय NGOs in India. Movements such as Chipko movement, Narmada Bachao Andolan gained strength through the efforts of civil society organization. These movements highlighted the issue related to forest conservation, displacement and sustainable development. बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए और यही सारे मूवमेंट्स NGO ने भी सपोर्ट किए। इंडिया में कौन कौन से थे? को मूवमेंट था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, क्यों? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की वजह से। यही मूवमेंट्स थे जिन्होंने इश्यूज़ को हाईलाइट किया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की थी। चैलेंजेस फेस बाय NGO, क्या क्या इन्हें फेस करना पड़ता है? डिस्पाइट देयर कंट्रीब्यूशन, इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी NGO को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे उन्हें लिमिटेड फंडिंग रहती है, पैसा कम मिल पाता है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, पॉलिटिकल भी प्रेशर रहता है, आप इस चीज़ को बंद कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। डिफ़िकल्टीज इन रीचिंग रिमोट एरियाज़, वो गाँव की तरफ नहीं जा पाते हैं। हाउएवर दे कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन उनका एक बहुत ही खास रोल है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO आर एसेंशियल पार्टनर्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दे क्रिएट अवेयरनेस, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, involve communities, influence policies and monitor environmental practices. See, NGOs and civil society organization essential partner है हमारा जो environment है उसको बचाने में। ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, पॉलिसीज़ भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए, ताकि इससे हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को भी मॉनिटर करते हैं कि कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट को परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो इस तरह से वो हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। उनके देयर एफर्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनके जो एफर्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बहुत हेल्पफुल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और इंश्योर कर रहे हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट आज के लिए भी, आज की जनरेशन के लिए भी और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन एनवायरमेंटल हिस्ट्री। मेजर डिबेट्स हमें बतानी है। एनवायरमेंटल हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर ओवर टाइम। ओके, एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्या है? एक स्टडी है जो हमें रिलेशनशिप बताती है ह्यूमन बींग्स और नेचर का, ठीक है, वक्त के साथ। इट एग्जामिन्स हाउ पीपल हैव यूज्ड, चेंज एंड हैव बीन इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। पहले लोग किस तरह से एनवायरनमेंट को यूज़ करते थे, अब उन्होंने क्या किया है, किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें एग्जामिन इसमें होती हैं। हिस्टोरियंस हैव डिबेटेड मेनी इशूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल हिस्ट्री, दैट्स द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचर। अब
बहुत सारी डिबेट हुई है, बहुत सारे इश्यूज़ बाहर आए हैं कि क्या वजह है इतना एनवायरनमेंट की चेंज होने में, क्या रोल है टेक्नोलॉजी का और क्या कैसे ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, किस तरह से डेवलपमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे नेचर पर, ये सारी चीज़ें इसमें involve है. Nature versus human agency. One of the major debate is whether environmental change are caused by mainly by natural factors or human activities. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आए हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आए हैं. तो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज, फ्लड, ड्रॉट एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस शेप हिस्ट्री. अदर बिलीव दैट ह्यूमन एक्शन सच एज डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, यही मेन कॉजेज हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के. टुडे मोस्ट हिस्टोरियंस एग्री दैट बोथ नेचर एंड ह्यूमन एक्शंस इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल चेंज. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, यही वजह है जिससे हमारा इन्वायरमेंट इतना अफेक्ट हुआ है. लेकिन कुछ बोल रहे हैं नहीं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ये वजह है जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है. तो आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो यही मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट की है. डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन. अदर इंपॉर्टेंट डिबेट कंसर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सपोर्टर्स ऑफ डेवलपमेंट आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रीज, डैम, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. Conservationists argue that excessive exploitation of natural resources destroy forest, wildlife and ecosystem. Environmental historians study how society balance development with conservation. अब आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं वो क्या चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ बने, बड़े बड़े डैम बने, माइनिंग हो, ये सारी चीज़ें हों जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, और पॉवर्टी कम हो जाए. लेकिन कंजर्वेशनिस्ट क्या बोलते हैं कि ज़्यादा ही आप अगर नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इससे हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम ये सब बर्बाद हो सकता है. तो एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस यही स्टडी करते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट को कंजर्वेशन के साथ बैलेंस किया जा सके. Colonialism and environmental change. Many historians debate the impact of colonial rule on the environment. Some argue that colonial governments introduced scientific forest management, irrigation system, and modern agriculture. Others claim that colonial policy exploited natural resources for profit, leading to deforestation, soil degradation, and loss of biodiversity. This debate is especially important in countries like India. अब कॉलोनियल रूल की बात हो रही है कि उन लोगों ने बहुत सारे लॉज लेकर आए थे, वो कुछ उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट भी इंट्रोड्यूस कराया था, पर कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, उन्होंने ये सब किया था, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, मॉडर्न एग्रीकल्चर उससे हुआ था, बट कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों ने कॉलोनियल जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खुद के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया. उन्होंने डिफॉरेस्टेशन भी किया था, सॉइल डिग्रेडेशन भी हुआ था उन्हीं की वजह से, और बायोडाइवर्सिटी का भी काफ़ी हद तक लॉस हुआ था. तो ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैसी कंट्रीज़ के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए. ट्रेडिशनल नॉलेज वर्सेस मॉडर्न साइंस. एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस also discuss whether traditional ecological knowledge or modern scientific method are more effective in managing natural resources. Traditional communities often use sustainable practice based on local experience. Modern science offer advanced technologies and research. Many scholars suggest combining both approaches for better environmental management. कुछ historians हैं वो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल जो नॉलेज है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का वो अच्छा है, या मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स ये अच्छे हैं, किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं. ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ ज़्यादातर सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते थे अपने लोकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, वो किस तरह से पानी को बचा सकते हैं, किस तरह से वो पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, तो वो अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते थे. वहीं अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूँ तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है, तो मैनी स्कॉलर्स यही सजेस्ट करते हैं कि दोनों अप्रोचेस को आप कंबाइन कर दीजिए ताकि हम बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कर सकें. आगे बढ़ते हैं. Population growth and environmental degradation. Some scholars believe that rapid population growth is the main cause of environmental problem because it increases the pressure on land, water, forest. Other argues that unequal consumption, industrial activities, poor policies are more responsible for environmental damage than population
पॉपुलेशन ग्रोथ अलोन। कुछ लोगों का मानना है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लैंड जो पीस ऑफ लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, पानी के लिए, फॉरेस्ट के लिए, हर जगह प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, अनइक्वल कंजम्पशन है, इंडस्ट्रियल की एक्टिविटीज़ है, पुअर पॉलिसीज़ है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए रादर दैन पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अनइक्वल कंजम्पशन है, इंडस्ट्रियल की एक्टिविटीज़ है, इन चीज़ों से ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है environmental justice. A recent debate focused on environmental justice. It examines whether environmental benefits or burdens share equally. Poor communities and indigenous groups often suffer more from pollution, displacement and resource exploitation. Historians study environmental issues are linked with social and economic inequalities. अब अभी जो recent की debate है वो environmental justice पे focus की गई है, जहाँ पे क्या examine किया जा रहा है कि environment के जो benefits हैं, जो burdens हैं, वो equally share किए जा रहे हैं या नहीं। Poor जो communities हैं और indigenous group हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हीं की जो लोकेलिटी है वहीं पे सारा पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट आता है, या यहाँ पे कोई तालाब है तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ अपना कचरा वगैरह डंप कर रही है, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र होते हैं वो पुअर कम्युनिटीज़ ही होती है। तो हिस्टोरियंस क्या स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल इशूज़ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ से भी लिंक करते हैं, क्योंकि अगर आप सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा गंदगी पाएंगे। Environmental history is a dynamic field that explores the complex relationship between human and nature. Debate on human agency, development, colonialism, traditional knowledge, population growth, environmental justice help us to understand environmental challenges better. ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम environmental challenges को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं। तो ये डिबेट डिस्कशन हमें वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड करती है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, लेक्स एंड इंडियन फिलोसफी। वाटर हैज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। सिंस एशियन टाइम वाटर हैज़ बिन रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लाइफ, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। Rivers, lake, pond and other water bodies have been respected not only for their practical use but also for their religious and philosophical significance. Indian philosophical traditions such as Hinduism, Buddhism and Jainism consider water sacred element that support both physical and स्पिरिचुअल वेलबिंग। पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडियन फिलॉसफी में भी और कल्चर में भी। पुराने टाइम में भी पानी को बहुत ही पवित्र माना गया था और ये एक सोर्स ऑफ लाइफ है, प्योरिटी है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एक सोर्स माना गया है। रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गया, इनका हम प्रैक्टिकल यूज़ तो करते ही हैं, साथ में इनका रिलीजियस और फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस भी है। इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन हो गया जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसमें भी पानी को एक पवित्र एलिमेंट माना गया है जो फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग दोनों को ही सपोर्ट करता है। वाटर एज अ सोर्स ऑफ लाइफ, अब बिना पानी के तो लाइफ हो ही नहीं सकती। इंडियन फिलोसफी व्यूज वाटर एज वन ऑफ द 5 basic elements, पंच महाभूतास that make up universe. Without water life cannot exist. हम बिना पानी के रह सकते हैं क्या? नहीं। और ये 5 तत्व में से एक तत्व माना गया है। Ancient texts describe water as a gift of nature that nourish plant, animal, humans. Ancient texts यही डिस्क्राइब करती है कि पानी एक तोहफा है हमारी प्रकृति का जो हमें like humans, animals and plant को नरिश करती है। It is considered essential for maintaining balance and harmony in the world. इसे एक important part माना गया है जो balance and harmony maintain करता है हमारे पूरे दुनिया में। Symbol of purity and cleansing. Water is often associated with purity and cleanliness. In Hindu tradition, people take holy bath in river and lakes to purify their bodies and minds. Water is used in almost all religious rituals, ceremony and prayers. कहीं भी कोई पूजा होती है वहाँ पे भी बोला जाता है कि आप रिवर में होली बात लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रेयर हो रही है वहाँ पे भी पानी का इस्तेमाल होगा। इट सिंबलाइज द रिमूवल ऑफ सिन, नेगेटिव थॉट्स एंड इम्प्योरिटीज़। ये माना गया है कि इस पानी की वजह से आप नेगेटिव थॉट्स भी निकल जाते हैं, हमारा जो पाप वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। द बिलीफ इज़ दैट प्योर वाटर हेल्प्स इंडिविजुअल मूव क्लोजर टू स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। ये भी माना गया है कि पानी की वजह से, शुद्ध पानी की वजह से इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के थोड़े से और करीब आ जाता है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, लेट्स सी।
Lakes are considered sacred place in Indian philosophy. Many holy lakes are connected with God, sage and religious stories. Pilgrims visit these lakes for meditation, प्रेयर एंड स्पिरिचुअल पीस। लेक्स को एक सेक्रेट प्लेस माना गया है इंडियन फिलॉसफी में। बहुत सारी ऐसी होली लेक्स हैं जहाँ लोग जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअल पीस पाने की कोशिश करते हैं। ऐसी लेक्स गॉड से या फिर किसी साधु संत से या फिर कोई स्टोरीज, रिलीजियस स्टोरी से रिलेटेड होती है। लेक प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट दैट इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनर ग्रोथ। यही सारी लेक एक सुकून देती है इंसान को। दे आर सीन एज अ सिंबल ऑफ सेरेनिटी, विजडम एंड डिवाइन प्रेजेंस, कि उन्हें वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत शांति मिल रही है। वाटर इन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। इन हिंदुइज्म वाटर इज वर्शिप एज सैक्रेड एंड इज ऑफर्ड टू डीटीज ड्यूरिंग रिचुअल्स। बुद्धिज्म टीचेस रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड कंसिडर वाटर एज अ सिंबल ऑफ compassion and purity. Jainism emphasizes non-violence and the protection of all forms of life, including aquatic organisms living in water bodies. Thus, all these traditions encourage the conservation and respectful use of water resources. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तीनों ट्रेडिशंस में पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। हिंदुइज्म में भी पानी को बहुत ही पवित्र माना गया है और ये जब भी जैसे शिव जी को हम चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। बुद्धिज्म में भी यही कहा गया है कि रिस्पेक्ट कीजिए आप नेचर की, और पानी को क्या माना गया है, एक सिंबल ऑफ कंपैशन एंड प्योरिटी का सिंबल माना गया है। जैनिज्म एम्फसाइज करता है नॉन वायलेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि आपको हर तरह की जो भी लाइफ है उसका ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज़। जो मछलियाँ हैं आपको उनका भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं करना है, पॉल्यूट नहीं करना है। पानी को बहुत ही सेक्रेट माना गया है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, लेट्स सी। Indian philosophy promotes living in harmony with nature. Water bodies such as lakes, river, pond are viewed as valuable natural resources that must be protected. Indian philosophy क्या बताती है कि आप हार्मनी मेंटेन करके इस नेचर के साथ रहिए, ठीक है। किसी भी नेचुरल चीज़ों को आप हार्म मत पहुंचाइए। पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से रखिए, उसे बहुत ध्यान रखिए, कचरा मत फेंकिए, ठीक है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए। एंशिएंट कम्युनिटीज़ मेंटेन वाटर रिसोर्सेज केयरफुली, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर। जो पुरानी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वो वाटर रिसोर्स को बहुत ही केयरफुली रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एग्रीकल्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पानी पीने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस फिलॉसफी इंकरेज सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यही फिलॉसफी इंकरेज करती है कि हमें पानी का ध्यान रखना है और उसे बचाना है। अब कंक्लूजन देखते हैं। वाटर लेक्स ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन फिलॉसफी। अभी हमने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है इंडियन फिलॉसफी में। दे सिंबलाइज लाइफ, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरमेंटल हार्मनी। ये किसका साइन होता है, लाइफ का, प्योरिटी का, स्पिरिचुअलिटी का? कौन? वाटर। वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। थ्रू रिलीजियस टीचिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इंडियन ट्रेडिशन एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। दीज आइडिया रिमेन रेलिवेंट टुडे एज सोसाइटी फेसेस ग्रोइंग चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर स्कैर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब क्या बताया जा रहा है कि पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब पानी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पानी की रिस्पेक्ट भी करनी है और इसे बचाना भी है, ताकि आगे जाके हमें कोई भी दिक्कत ना आए, हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उन्हें कोई भी इश्यूज ना फेस करने पड़े। डिस्कस आइडियोलॉजिकल aspects of ecofeminism. Ecofeminism is a social and environmental movement that connects the exploitation of nature with the oppressions of women. It emerged in 1970 and argues that the same system of domination that harm women also damages the environment. Ecofeminists believe that understanding this relationship is important for creating a just and sustainable world. Ecofeminism की अब हम बात करते हैं। Ecofeminism एक ऐसा सोशल और एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो कहता है कि नेचर का एक्सप्लॉइटेशन और वुमेन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो एक ही डोमिनेशन सिस्टम का रिजल्ट है, ठीक है। जो सोसाइटी वुमेन को कंट्रोल कर रही है और एक्सप्लॉइट करती आ रही है, वही सोसाइटी नेचर को भी एक्सप्लॉइट करती आ रही है। ये कंसेप्ट कब आया था? 1970 में आया था, ठीक है। इकोफेमिनिस्ट यही बिलीव करती हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि एक जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट किया जा सके। मीनिंग ऑफ इकोफेमिनिज्म। द टर्म इकोफेमिनिज्म कंबाइंस दो आइडियाज़ यहाँ पे हमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म मतलब द मूवमेंट फॉर द वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी। दो आइडियाज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया गया
क्या है, इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट women and nature have often treated as objects to be controlled and exploited by patriarchal society. Women इको फेमिनिस्ट का ये मानना है कि ये जो विमेन है और नेचर है, इनको जनरली ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करती है, जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये यहाँ वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वही नेचर के साथ भी हो रहा है। मेजर आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इको फेमिनिज्म, क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की। वन ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ इको फेमिनिज्म इज द क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्की, अ सिस्टम वेयर मैन होल्ड डोमिनेंट पावर इन सोसाइटी। इको फेमिनिस्ट बिलीव दैट patriarchy promotes domination over both women and nature. It encourages exploitation of natural resources and unequal treatment of women. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई जा रही है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पेट्रियार्की सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जहाँ जो मैन हैं वही अथॉरिटी होल्ड करते हैं, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। इको फेमिनिस्ट का मानना क्या है कि जो पेट्रियार्की है ये वुमेन पे और नेचर पे दोनों पे डोमिनेशन करती है। इसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और वुमेन को भी अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ रहा है। कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड नेचर देखते हैं कि क्या कनेक्शन बताया गया है। इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन हैव स्पेशल रिलेशनशिप विद नेचर बिकॉज देयर ट्रेडिशनल रोल्स इन फार्मिंग, फूड प्रोडक्शन, वाटर कलेक्शन एंड फैमिली केयर। इको फेमिनिस्ट बताती है कि वुमेन का नेचर के साथ एक खास रिलेशनशिप है क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल रोल था वो फार्मिंग था, फूड का प्रोडक्शन था, वाटर कलेक्ट करना, फैमिली की केयर करना। सिंस वुमेन ऑफन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, environmental destruction affects them more severely. अब क्योंकि women directly natural resources पे dependent थी, जो environment का destruction हो रहा है तो उससे women बहुत ज़्यादा severely affect हो रही हैं। Opposition to exploitation, ecofeminism opposes all form of exploitation whether it is of women, animals, forest, river or other natural resources. Ecofeminism हर तरह के exploitation के against है कि भले वो वुमेन के साथ हो रहा है, फॉरेस्ट के साथ हो रहा है, वो किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन के वो अगेंस्ट ही है। इट प्रमोट रिस्पेक्ट, केयर एंड कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल। ये चीज़, ये जो इको फेमिनिज्म है वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट, केयर एंड कोऑपरेशन रेदर दैन डोमिनेशन एंड कंट्रोल के। इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड नर्चरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इको फेमिनिस्ट एम्फसाइज वैल्यू सच एज केयर, कंपैशन, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुमेन है वो इन वैल्यूज़ पे काफ़ी एम्फसाइज करती है कि हमें काफ़ी केयरिंग होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा seriously लेना चाहिए। They believe that these values can help create a more balanced relationship between human and environment. अगर हम हमारे घर के आसपास कुछ पेड़ हैं उनका रोज़ ध्यान रखें, अगर कोई कोई पौधा है उस पर हम पानी डालें, तो ये चीज़ क्या है, हम एक तरह से एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं। तो ये यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। एनवायरमेंटल जस्टिस, ecofeminism support environmental justice by highlighting how environmental problems often affect poor women and marginalized community the most. Ecofeminism support करते हैं कि environmental justice, इको फेमिनिज़म इन्वायरमेंटल जस्टिस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोग कौन हैं, तो पुअर वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग। इट कॉल्स फॉर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। साथ ही इन्हीं का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में। Okay, moving on further, sustainable development. Ecofeminists advocate sustainable development that meets human needs without harming nature. ये क्या एडवोकेट क्या प्रमोट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना है जो आज की नीड्स तो फुलफिल करे ही, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। हम इतना पूरा एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इतना ओवर यूज़ नहीं करना है कि आगे के लिए कुछ बचे ही ना। दे एनकरेज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इको फेमिनिस्ट क्या इंकरेज कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज का आपको कंजर्वेशन करना है, मतलब बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को भी आपको प्रोटेक्ट करना है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइफस्टाइल से हमें रहना है। प्लास्टिक बैग्स आप मत यूज़ कीजिए, पेपर बैग्स का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। घर से आप एक बैग लेकर चले जाइए अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये सारी जो लाइफस्टाइल है वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म प्रोवाइड्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल इशू बाय लिंकिंग सोशल जस्टिस विद इकोलॉजिकल
प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये कुछ एक नया कंसेप्ट था जहाँ पे जो सोशल जस्टिस है उसको इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में लिंक कर दिया गया. इट एनकरेज पीपल टू चैलेंज सिस्टम ऑफ डोमिनेशन टू बिल्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी. जो इको फेमिनिज्म है इन्होंने एक और चीज़ को एनकरेज किया कि जो डोमिनेशन वाली चीज़ है उसको चैलेंज किया और सोसाइटी में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश की है. अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन. इको फेमिनिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी दैट कनेक्ट स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वालिटी विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अभी हमने देखा कि ये जो इको फेमिनिज्म है इसमें वुमेन की भी बात की गई है और साथ में इसी चीज़ को एनवायरमेंट से भी जोड़ दिया. By criticizing patriarchy, opposing exploitation, and promoting care for nature, ecofeminism offers valuable ideas for achieving both social justice and ecological balance. By criticizing patriarchy जो सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन को अपोज किया गया था, केयर फॉर नेचर को प्रमोट किया गया था और ये सारी जो वैल्यूज़ है इसकी वजह से हम सोशल जस्टिस भी अचीव कर सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगा. इट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट अप्रोच इन कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल थॉट एंड एक्टिविज्म. ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये सच में अप्लाई हो गई तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.